इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ केबीटी होता है फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और अगर रिलेटिविस्टिक केस के बारे में बात की जाए तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केबीटी होगा, जिसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस सीपी होगी, और नॉन रिलेटिविस्टिक के अंदर आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, p²/2m होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए क्वाड्रेटिक टर्म में भी आपके पास पूछा जा सकता है, कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक टर्म में भी हो सकती है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन हैमिल्टोनियन इज हाफ केबीटी। ओके, तो इसका एग्जांपल हम लेके समझ लेते हैं ऐसे, जैसे हैमिल्टोनियन आपको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का दे रखा है p²/2m + हाफ m⍵² x², ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो देखिए इसके अंदर कितने क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक टर्म्स हमारे पास के अंदर दो हैं। तो देखिए p² भी आ रहा है और x² भी आ रहा है, तो p² की फॉर्म है, x² की फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन हैमिल्टोनियन इज हाफ केबीटी। तो क्वाड्रेटिक टर्म्स हमारे पास दो हैं, तो इसलिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, u = kbt। ओके, सिंपल। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, kb = nr भी लिख सकते हैं, तो u = nRT। अब देखिए cv हमारे पास क्या होता है, dq/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम है dq = du + pdv, तो pdv तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो du/dt बच जाएगा। अगर हम यहाँ से du/dt निकालेंगे तो वो nr आ जाएगा। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम = nr। देखो एक मोनोटोमिक आइडियल गैस है हमारे पास। अब उस मोनोटोमिक आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका सिर्फ हमारे पास मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है, उसके पास क्या होगा, सिर्फ एक ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अब अगर ये 3 डायमेंशंस में है ये, तो देखिए हर एक मॉलिक्यूल्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 1 है, क्योंकि वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगा, तो उसकी वजह से हाफ केबीटी होगा। और अगर ये 3 डायमेंशंस में होगा तो ये 3/2 n केबीटी हो जाएगा। और n केबीटी को हम क्या लिख सकते हैं, nRT भी लिख सकते हैं, तो 3/2 nr हो जाएगा cv, और cv हमारे पास 3/2 nr हो जाएगा। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल देखिए पार्टिकल्स हमारे पास 2 हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, एक पार्टिकल की डिग्री फ्रीडम होगी वो 3 होगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 6 हो जाएगी। तो देखिए जो ये पार्टिकल है डंबल शेप में, जो कि आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिख रहा है, तो इसकी रोटेशन कैसे कैसे हो सकती है, रोटेशनल मोशन भी होगा अब इसके अंदर। तो ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो सकती है और परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस हो सकती है। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी पॉसिबल है, ठीक है, पर वो इतनी ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड करके नहीं चलते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। उसके बाद क्या है, अब देखिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपके पास आ गए टोटल, तो जिसमें से कि 3 तो आपके पास ट्रांजिशनल होगी, 2 आपके पास क्या होगी, रोटेशनल होगी। तो आप सोच रहे होगी लास्ट कौन सी होगी, अभी डिपेंड करता है कि ये बॉडी आपके पास रिजिड है नॉन रिजिड है। अब देखते हैं आगे। अब अगर जो बॉन्ड है दो डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में अगर वो रिजिड है, तो 3 तो ट्रांजिशनल होगी आपके पास, 2 रोटेशनल होगी और 1 वाइब्रेशनल होगी। ठीक है, जिससे कि आपके पास जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 3 + 2 5, 5/2 kbt, और वाइब्रेशन का kbt होगा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि वाइब्रेशन का kbt कैसे होता है और दूसरों का हाफ kbt कैसे है। दूसरों का हाफ kbt तो आपको पता ही है कि भी वो हम इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से लिख रहे हैं। जो वाइब्रेशनल थ्योरम का है वो आपके वाइब्रेशन मोशन का है, वो आपके पास kbt है, तो 7/2 kbt आ गया ओवरऑल। अब आगे बात करते हैं कि नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा। नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल और वाइब्रेशनल यहाँ पर एब्सेंट होगा क्योंकि रिजिड है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/2 kbt आएगा। अब ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये हम वाइब्रेशन की kbt क्यों ले रहे हैं, हाफ kbt क्यों नहीं ले रहे। तो देखिए वापस से कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक की 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 होगी, जिसके अंदर आपके पास 3 तो ट्रांजिशनल हो गया। तो देखिए अभी डिपेंड करता है कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 होगी या 3 होगी, कि आपके पास जो स्ट्रक्चर आपको दे रखी है वो लीनियर है नॉन लीनियर है। तो देखिए डायटोमिक में ऐसा कोई केस बन ही नहीं सकता था कि लीनियर और नॉन लीनियर वाला, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही लीनियर ही बन सकता है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया। बट ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल में ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए 3 तो आपके पास ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी और 2 आपके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी लीनियर एंड नॉन रिजिड के अंदर। ठीक है, लीनियर एंड नॉन रिजिड पहला केस हम लेके चल रहे हैं। देखिए 3 + 2 5, तो टोटल कितनी होनी चाहिए थी, 9 होनी चाहिए, 9 - 5 4, तो 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास बच गई है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास 3 + 2 5, 5/2 kbt, 5/2 kbt + 4 kbt, आपके पास 13/2 kbt आ जाएगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम वाइब्रेशन का kbt को दे रहे हैं और दूसरों का हाफ kbt ले रहे हैं। दूसरों का हाफ kbt आपको पता होगा कि वो इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से है। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए ट्रांजिशनल मोशन आपके पास कैसा होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। देखिए हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट थी इक्विपार्टीशन थ्योरम की, वो ये कहती है कि हैमिल्टोनियन के हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन होगा, एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपके पास कितना होगा, हाफ kT होगा। तो देखिए पहले में आपके पास कितना एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी है, तो वो भी हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट कर रही है p²/2m, तो इसलिए हम कहते हैं हाफ kbt। और वैसे ही रोटेशन के अंदर आप जानते हैं, ये मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, हाफ i⍵² L²/2i भी लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी वापस से कितनी आ जाएगी आपके पास, हाफ kbt। अब वाइब्रेशन में देखिए आपके पास वाइब्रेशन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो वाइब्रेशन में आपके पास हाफ kbt और हाफ kbt दोनों का ऐड करके आप kbt बन जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वाइब्रेशनल मोशन में आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी का वो आपके पास कितना होता है, kbt होता है। अब आगे हम इसके ऊपर चलते हैं। ओके, तो हमने लीनियर और नॉन रिजिड के बारे में बात कर ली थी, अब लीनियर एंड रिजिड के बारे में बात करते हैं। देखिए लीनियर एंड रिजिड के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको पता है रिजिड के केस में रिजिड के केस में वाइब्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5/2 kbt। आगे चलते हैं नॉन लीनियर एंड नॉन रिजिड। नॉन लीनियर और नॉन रिजिड के अंदर आपके पास 3 ट्रांजिशनल, जो कि हमेशा एवरग्रीन है वो तो, और रोटेशनल यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करते रहेंगे कि आपके पास किन डायमेंशंस में यहाँ पर रोटेशन में आपके पास जो डिग्री फ्रीडम हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, और यहाँ से हम 3 + 3 6, और टोटल कितनी आपके पास 9, तो आपके पास 3 वाइब्रेशन बच जाएंगी। तो 3 वाइब्रेशन आप यहाँ से हम कितनी आ जाएंगे, हमारे पास 6 kbt आ जाएगा। एंड में बात करें हम नॉन लीनियर एंड रिजिड, नॉन लीनियर एंड रिजिड के बारे में बात की जाए तो वाइब्रेशन कैंसिल हो जाएगी और कितना बच जाएगा आपके पास, 3 kbt बच जाएगा। अब बात की जाए कि n एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देखिए अब मैं सबको जनरलाइज कर दूंगा।
देखिए आपके पास एन एटॉमिक मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर डायटॉमिक, ठीक है, फिर ट्रायटॉमिक। अब एन एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपके पास आ जाए तो लीनियर एंड नॉन रिजिड एंड नॉन लीनियर रिजिड दोनों केस देख लेते हैं हम। तो देखिए हर एक पार्टिकल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3 होगी, और यहाँ पर हमारे पास एन कितना है, वो एन है, स्मॉल एन है। तो 3n आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो देखिए 3 ट्रांसलेशनल वो तो एवरग्रीन होगी लीनियर एंड नॉन रिजिड में, लीनियर एंड नॉन रिजिड में तो 2 रोटेशनल ये इसमें फिक्स है, ठीक है। और यहाँ से हम 3n - 5 करके निकाल लेंगे। और वैसे ही इसको आप रिमेंबर रखेंगे कि अगर लीनियर का केस आ जाए तो रोटेशनल आपके पास 2 हो जाएगी, और नॉन लीनियर का केस आ जाए तो रोटेशनल आपके पास 3 हो जाएगी। बाकी तो आप वाइब्रेशन तो निकाल ही लेंगे पूरे में से माइनस करके, और अगर रिजिड होगा तो वाइब्रेशन आपके पास 0 हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीन टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लासिकल 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इक्विलिब्रियम विद हीट रिजॉर्वियर एट टेम्परेचर T इज। तो हम जानते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है वो कितना होता है, p²/2m प्लस ½ m ω² x², ओके। और इक्विपार्टीशन थ्योरम की डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक टर्म का जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास कितना होता है, ½ kBt। तो ½ kBt इसका, ½ kBt इसका, तो kBt। पर अब क्वेश्चन में वो ऐसे कह रहा है कि 3 डायमेंशनल, अब ये 3 डायमेंशनल में तो 3 × हो जाएगा, तो आंसर है 3 kBt। The mean internal energy of a one dimensional classical harmonic oscillator in equilibrium with heat bath of temperature T is। तो देखिए इसके अंदर अभी 1 डायमेंशनल आ गया, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो सिंपली कितना हो जाएगा, kBt हो जाएगा, सिंपल। Consider a triatomic molecule of shape shown in figure below in 3 dimension. The heat capacity of this molecule at high temperature much higher than the vibrational and rotational energy scales of molecule but lower than its bond dissociation energy। अब आपके पास ये जो शेप है ये 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशन और मॉलिक्यूल भी 3 आपके पास, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 हो जाएगी। और यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है कि ये नॉन रिजिड और नॉन लीनियर है, जिसकी वजह से इसके अंदर 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल और 3 वाइब्रेशनल हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये नॉन लीनियर होती है तो 3 रोटेशनल इंक्लूड होते हैं, और अगर लीनियर होती तो इसके अंदर 2 रोटेशनल होते, तो जिसकी वजह से टोटली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 kBt आ जाएगा। तो अब हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो सिंपली T से डिफरेंशिएट कर देंगे तो 6 kB आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 डायमेंशन एन असेंबल of n classical particle has energy of the form E is equal to p²/2m plus ½ kx²। The average internal energy of the system at temperature T is। तो देखिए हम जानते हैं कि इक्विपार्टीशन थ्योरम की जो सेकंड जो स्टेटमेंट है हम उसको वापस से यूज़ करने वाले हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा दोनों क्वाड्रेटिक टर्म से, ½ kBt ½ kBt, तो kBt, और n क्लासिकल पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास n kBt, D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, A system of a weakly interacting 2-dimensional harmonic oscillator is in thermal contact with the heat bath of absolute temperature T. The average kinetic energy of an oscillator is। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। देखिए पिछले क्वेश्चन में तभी मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लिया है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज इंटरनल एनर्जी और यहाँ पर पूछा गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए आपको स्टेटमेंट भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तो जिसकी वजह से आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, p²/2m। तो p²/2m मतलब कि एक क्वाड्रेटिक टर्म, और ये है कितना 2 डायमेंशंस में, तो 2 × ½ kBt, जिसकी वजह से आंसर कितना आ जाएगा kBt। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास कितना आ जाएगा kBt, तो A इज द करेक्ट आंसर। Next question, a gas of argon atoms is kept in a container of volume V and pressure V and is in equilibrium with the heat bath at temperature T. The average energy of an argon atom in the gas is। तो देखिए हम जानते हैं कि आर्गन हमारे पास क्या है, एक इनर्ट गैस है, तो ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशनल और वाइब्रेशनल का केस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिशनल मोशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक कंटेनर में है जो कि मतलब कि गैस हमारे पास 3 डायमेंशन में है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा ½ kBt, और 3/2 kBt डायमेंशन की वजह से बन जाएगा, तो 3/2 kBt इसका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR जून 2013 में पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ए सिस्टम ऑफ n क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ईच ऑफ मास m इज एट टेम्परेचर T एंड इज कन्फाइंड बाय द एक्सटर्नल पोटेंशियल V फंक्शन ऑफ R ½ AR²। A इज कांस्टेंट इन 3 डायमेंशन। तो देखिए 3 डायमेंशन हैं, n क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। तो देखिए तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारे पास 3n। तो इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, देखिए सिंपल है, हम यहाँ पर इक्विपार्टीशन थ्योरम की दूसरी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जो कि कहती है कि एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल फॉर ए क्वाड्रेटिक टर्म इज ½ kBt। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता होता है p²/2m। ये आपके पास कितने पार्टिकल्स की है, ये n पार्टिकल्स की है, तो इस वजह से इसके अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, अगर p²/2m प्लस ½ AR² हम सिर्फ सिंगल का देखें तो हमारे पास आएगा ½ kBt प्लस ½ kBt, तो kBt, और ये है कितने डायमेंशंस 3n, तो 3n kBt आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, in low density oxygen gas at low temperature only the translational and rotational motion of the molecule are excited, the specific heat per molecule of the gas is। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है तो ये आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल में होगा, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में होगा तो आपके पास क्या होगा, लीनियर शेप में होगा, ये तो लीनियर शेप में है। ट्रांसलेशनल तो आपके पास ये 3 डायमेंशन मूव करेगा ये पार्टिकल्स, तो 3 तो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएंगे ट्रांसलेशनल, और 2 आपके पास इसके अंदर क्या हो जाएंगे रोटेशनल, क्योंकि ये आपके पास क्या है लीनियर है, ओके। तो 3 + 2 5, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ½ kBt, तो 5/2 kBt आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट, तो T का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसके अंदर और 5/2 kB आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। A system of n non-interacting classical point particles is constrained to move on the 2-dimensional surface of a sphere. The internal energy of the system is। तो देखिए जो मैंने चीज़ अंडरलाइन कर रखी है यहाँ पर उसको आप ध्यान दीजिए, 2-dimensional surface of sphere। तो देखिए स्फीयर तो वैसे 3 डायमेंशनल होता है, पर यहाँ पर 2 डायमेंशनल को कह रहा है। देखिए जो पार्टिकल है उसके लिए जो रेडियस है वो कंस्ट्रेंड है, ओके।
तो जो पार्टिकल है वो सिर्फ स्फीयर की सरफेस पर मूव कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं 2 डायमेंशनल सरफेस, कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन 2 डायमेंशनल सरफेस। तब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये इसकी इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तो जब सरफेस से मूव करेगा तो वहाँ पर वो फ्री मूव करेगा, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि p²/2m होगी। अब ये n पार्टिकल्स के लिए, अब p²/2m आपके पास एक क्वाड्रेटिक टर्म है तो हाफ kbt, और ये 2 डायमेंशनल मूव कर रहा है 2 × हाफ kbt, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा n kbt, क्योंकि n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स भी हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के साथ पूरा सिमिलर है, ये पर थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, और टिफर 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। कंसीडर द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल as a system of 2 point particles which has both translational and rotational degrees of freedom using classical statistical physics mechanics. The molar specific heat CV of CO gas is given in terms of Boltzmann constant Kb by। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये CO, तो मतलब कि इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल है। तो CO है आपके पास, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो जिसके अंदर से वापस इसके अंदर 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 3 + 2 5 और 5/2 kbt, क्योंकि ईच का कंट्रीब्यूशन हाफ kbt होगा, तो 5/2 kbt। अब क्योंकि ये CV पूछ रहा है तो T से डिफरेंशिएशन, तो 5/2 kb, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अबव ए टेंपरेचर T नॉट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सर्टेन गैस इज अप्रॉक्सीमेट 3.5 R एंड इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 R बिलो T नॉट। द गैस इज मोस्ट लाइकली, तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं A B C D में से, तो अभी हम देख लेते हैं इसको। तो अबव ए टेंपरेचर T नॉट, तो T ग्रेटर देन T नॉट, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट कितनी है, CV आपको जो प्रोवाइड कर रखा है वो है 3.5 R। वैसे तो ये R में दे रखा है, तो मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट आई है, पर चलो कोई बात नहीं। 3.5 R को आप कैसे लिख सकते हैं, 7/2 R, और दूसरे ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, T लेस देन T नॉट, आपके पास जो CV है वो है 2.5 R। 2.5 R मतलब कि 5/2 R, ओके, जिसकी वजह से आपके पास इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, U अगर मैं बात करूं तो 7/2 RT फॉर n इज 1 मोल, ओके। और यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 5/2 RT, तो यहाँ पर भी मैंने n = 1 मोल लिया। तो आगे चलते हैं, इसको हम और अगर सिंप्लीफाई कर लें तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 3/2 RT प्लस 2 × 1/2 RT प्लस RT, और नीचे वाला 3/2 प्लस 2 × 1/2 RT, तो RT इस बार मैंने कॉमन ले लिया। तो देखिए आपको ये याद आ रहा होगा कि जो ऊपर वाला है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए था, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल थे, 2 रोटेशनल थे, और एक आपके पास वाइब्रेशनल था, जबकि आपके पास केस क्या होगा, नॉन रिजिड का। और यहाँ पर आपके पास केस क्या है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, और आपके पास वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन नहीं है मतलब कि रिजिड का केस है, तो ये क्या आपके पास नॉन रिजिड, तो ऊपर वाला तो आपके पास है नॉन रिजिड लीनियर मॉलिक्यूल, ओके, जिसकी आपके पास एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2, एटॉमिसिटी 2। और यहाँ से भी हमें पता लग रहा है ये क्या है, रिजिड लीनियर मॉलिक्यूल, तो एटॉमिसिटी अगेन 2। तो जहाँ से हमें ये पता लगता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो इसमें जो एटॉमिसिटी जिसकी 2 है वो सिर्फ ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रिजिड ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर एटम्स जॉइंड बाय रिजिड रोड्स। द कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट CP ऑफ एन आइडियल गैस कंसिस्टिंग ऑफ सच मॉलिक्यूल इज, तो CP फाइंड आउट करना है हमें, तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है रिजिड ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल, तो ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है, रिजिड है और ट्रायंगुलर है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपके पास नॉन कोलिनियर एटम्स, ये केस हमारे पास बन गया रिजिड का और नॉन लीनियर का। रिजिड नॉन लीनियर का केस बन गया हमारे पास। ये जो एवरेज एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, 3 × 3 आपके पास ट्रांजिशनल की, 3 रोटेशनल की, तो 3 × ½ kbt प्लस 3/2 kbt, ये आपके पास रोटेशनल की है, जो कि टोटल आउटकम आपके पास कितना आ जाएगा, 3 kbt, ओके। तो अब यहाँ से हम CV तो निकाल ही सकते हैं, CV आपके पास कितना आ जाएगा, 3 kb, ओके। पर हमें क्वेश्चन में CP पूछा हुआ है, तो CP माइनस CV आप जानते हैं कितना होता है, kb। तो CP इज इक्वल टू KB प्लस CV, तो CP की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 kb। पर जो ऑप्शन हैं उसके अंदर R में दिया हुआ है, तो अगर हम इसे एवोगाड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास KB Na इज इक्वल टू R, तो 4R, तो CP इज इक्वल टू 4R। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ आता है। तो इसकी डेफिनेशन जानने से पहले हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। एक कंबाइंड सिस्टम यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, देखिए 2 इसमें मैंने कंटेनर लिए, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये आपके पास एडियाबेटिक है, ये पूरा सिस्टम एडियाबेटिक सिस्टम है। तो ∆Q = 0 फॉर द होल सिस्टम 1 and 2, और ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में है। 1 का जो टेम्परेचर T1 है, 2 का टेम्परेचर T2 है, जो कि आपको देखने से पता लग रहा है। यहाँ पर कुछ मैंने ये नोटेशन, M मास ऑफ सैंपल, N नंबर ऑफ मोल्स, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, C डैश
हीट कैपेसिटी, सी एम मोलर हीट कैपेसिटी, सी स्पेसिफिक हीट, एम मोलर मास, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M1 मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, TF टेम्परेचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि फाइनल टेम्परेचर होगा। तो देखिए अब क्योंकि इसके अंदर जो डेल क्यू है वो जीरो है ओवरऑल, तो मतलब कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो डेल क्यू वन प्लस डेल क्यू टू इजिकल्स टू जीरो लिखना एकदम सही है। और डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C1 डैश डी टी, ये फर्स्ट कंटेनर के लिए, और C2 डैश डी टी ये सेकंड कंटेनर के लिए। ओके, जैसे कि दोनों कंटेनर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो इनका फाइनल टेम्परेचर किसी टाइम पर TF आ जाएगा, तो T1 से TF तक इसका इंटीग्रेशन, और T2 से TF तक दूसरे का इंटीग्रेशन, जो कि फाइनल टेम्परेचर होगा, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। अब कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है जो कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर का फंक्शन हो, ओके, पर कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर जो हीट कैपेसिटी है हमारे पास वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, तो उस केस में आप C1 डैश और C2 डैश को बाहर लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाइड वे में आपके पास क्या आ जाएगा, C1 डैश TF माइनस T1 प्लस C2 डैश TF माइनस T2। नेक्स्ट अगर आप उस फॉर्मूला को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म निकल जाएगी, क्योंकि हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो TF इजिकल्स टू C1 डैश T1 प्लस C2 डैश T2 ओवर C1 डैश प्लस C2 डैश। ओके, अब अगर T1 टेम्परेचर आपके पास ग्रेटर देन है T2 से, ओके, तो मतलब कि T1 टेम्परेचर आपके पास हॉट है और T2 आपके पास कोल्ड है, तो हीट का फ्लो कैसे होगा, T1 से T2 की तरफ होगा, तो C1 डैश TF माइनस T1 आपके पास नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि हीट रिजेक्टेड बाय पार्ट 1, क्योंकि T1 आपके पास ग्रेटर है, T1 आपके पास कम टेम्परेचर पर आएगा, ओके, तो ये नेगेटिव होगा अपने आप में, तो हीट रिजेक्टेड बाय पार्ट 1, और C2 डैश TF माइनस T2, T2 आपके पास कम है जो कि फाइनल टेम्परेचर है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो हीट गिवन टू पार्ट 2, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं हीट रिजेक्टेड बाय पार्ट 1 इज इक्वल्स टू हीट टेकन बाय पार्ट 2। ओके, अब आगे इसका ए ऑप्शन देखिए, अब अगर हीट कैपेसिटी दोनों सिस्टम की अगर सेम है, C1 डैश इज इक्वल्स टू C2 डैश, ओके, तो आपके पास फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2 ओवर बाय 2, ओके, तो फाइनल टेम्परेचर आपके पास C1 डैश T2 प्लस C2 डैश T2 ओवर C1 डैश प्लस C2 डैश। ओके, अब इस हीट कैपेसिटी को मैं मोलर हीट कैपेसिटी में भी लिख सकता हूँ, तो मैं जानता हूँ हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, तो C1 डैश इज इक्वल्स टू N1CM1, और वैसे ही C2 डैश इज इक्वल्स टू N2CM2। ओके, तो ये दोनों आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। वैसे ही हम इस फॉर्मूला को स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो C1 डैश इज इक्वल्स टू मास ऑफ फर्स्ट कंटेनर पार्टिकल्स M1 इनटू C1 विच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, और वैसे ही हम C2 डैश को चेंज कर देंगे, और ये ओवरऑल हमारे पास फिर दोनों फॉर्म में चेंज हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी और स्पेसिफिक हीट में भी। ओके, और हीट कैपेसिटी में तो था ही हमारे पास। कैलोरीमेट्री के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। A vessel has two compartments of volume V1 and V2 containing an ideal gas at pressure P1 and P2 and temperatures T1 and T2 respectively. If the wall separating the compartment is removed, the resulting equilibrium temperature will be. Okay. तो हम vessel बना लेते हैं पहले एक. Vessel has two compartment. Okay. तो ये आपके दो compartment. This one has volume V1, this one has volume V2, and this is one at temperature T1, temperature T2 respectively. Okay. तो अब ये आइडियल गैस है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो आइडियल गैस है तो इसके अंदर क्या होगा, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं। तो TF हमने क्या निकाला था, TF इज इक्वल्स टू C1 T1 प्लस C2 T2। ओके, तो ये C1 डैश और C2 डैश ये क्या थे आपके पास, ये आपके पास हीट कैपेसिटी थी। ओके, पर अब यहाँ पर हमें, और जब हम ये वॉल अब रिमूव कर देंगे, ये वॉल जब रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा कि आपके पास C1 डैश इज इक्वल्स टू C2 डैश हो जाएगा, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए था। ओके, तो TF इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, TF इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 बाई 2। ओके, तो इतना आ जाएगा आपके पास ये। अगर मैं इसे दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं इसे, तो क्या लिखूँगा, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में अगर मैं इसे चेंज करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा C1 डैश इज इक्वल्स टू N1 C1 CM1 T1 प्लस N2 CM2 T2। ओके, और नीचे भी सेम N1 CM1 प्लस N2 CM2। ओके, तो जब वॉल रिमूव कर दिया जाएगा इस केस में आपके पास क्या बनेगा, N1 T1 प्लस N2 T2, क्योंकि इस केस में आपके पास क्या सेम हो जाएगा, CM1 CM2 सेम हो जाएगा एक दूसरे का, क्योंकि आइडियल गैस है, वापस इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, N1 प्लस N2। ओके, अब हम ये जानते हैं कि आइडियल गैस है ये, तो देखिए मैंने इस फॉर्म में क्यों नहीं यूज़ किया और इस फॉर्म में इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे ऑप्शन के साथ भी मैच करना है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें चूज़ करना होगा। अब तो ये पीस ऑफ केक हो गया आपके लिए। N1 T1 आपके पास क्या आ जाएगा, P1 V1 ओवर R1। अब क्योंकि R तो कांस्टेंट रहता है तो हमें R1 लिखने की जरूरत नहीं है, P2 V2 ओवर R लिख सकते हैं, P1 V1 R T1 प्लस P2 V2 ओवर R T2, ये सभी आपके पास इक्वल था TF की। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, P1 V1 प्लस P2 V2 ओवर P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 ओवर T2। ओके, तो इस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इन थर्मली insulated vessel such that no heat transfer between vessel and surrounding.
फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब इसके अंदर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है वेसल और सराउंडिंग के बीच में, मतलब कि डेल क्यू इज इक्वल टू 0। तो फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना बहुत ईजी होगा कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के हिसाब से। तो टी एफ विच इज इक्वल्स टू, पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, N1 C1 CM1 T1 प्लस N2 CM2 T2 ओवर CM1 N1 प्लस CM2 N2। ओके, तो ये मैंने मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ ना करके हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, फाइनल टेम्परेचर वाला, जो कि मास से रिलेटेड है। ओके, जिसमें आपके पास क्या आएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी। तो M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 ओवर C1 M1 प्लस C2 M2। ओके, तो मास ऑफ फर्स्ट आपके पास कितना दे रखा है, 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स इंटू आपके पास देखिए C1 और C2 आपके पास 1 1 होगा। ओके, वाटर के लिए जानते हैं आप C1 और C2 आपके पास 1 होता है। ये टेम्परेचर आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस, प्लस दूसरा आपके पास है मास 10 ग्राम इंटू 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। देखिए C1 C2 तो आपके पास 1 ही है, M1 प्लस M2 आपके पास कितना होगा, 30 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली देखिए ये सेल्सियस में ही आएगा आंसर, तो 53.33 आ जाएगा मे बी। और अगर ऑप्शंस में फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। K इज इक्वल्स टू 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 53.33 डिग्री सेल्सियस। ओके, की तरफ चलते हैं। 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन थर्मली इंसुलेटेड वेसल। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखिए हमारे पास हमें क्या दे रखा है, 5 ग्राम ऑफ वाटर जो कि आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस पे है, और दूसरी तरफ है हमारे पास 5 ग्राम ऑफ आइस जो कि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ये इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में कब हमारे पास कब आएंगे ये, जब आपके पास ये जितनी भी आइस है ये सारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगी, क्योंकि आपके पास वाटर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर पर है। तो हीट ट्रांसफर होगा वाटर की तरफ से किसकी तरफ, आइस की तरफ। तो आइस को हीट की जरूरत है, ठीक है, हीट विल बी रिजेक्टेड, हीट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, तो हम देखते हैं पहले तो कि 5 ग्राम ऑफ वाटर जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पर है वो कितनी हीट रिजेक्ट करेगा। तो देखिए हीट रिजेक्टेड बाय द 5 ग्राम ऑफ वाटर MC del T। तो जो स्पेसिफिक हीट वाटर की है वो 1 होती है, मास आपके पास 5 ग्राम है और टी आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस है। और उधर से अगर मैं देखूं डेल Q2, क्या फॉर्मूला लगाया डेल Q2 निकालने के लिए, देखिए 5 ग्राम ऑफ आइस थी हमारे पास, तो यहाँ पर लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज होगा कि कितनी हीट चाहिए उसे कन्वर्ट करने के लिए। तो मास इंटू लेटेंट हीट, ओके, हीट देखने के लिए कि कितनी हीट चाहिए इसको आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये आपके पास 400 कैल आ जाएगी, कैलोरी। तो देखिए इतनी हीट चाहिए, जबकि हमारे पास वाटर इतनी हीट ही प्रोवाइड कर सकता है, तो ये थर्मली इक्विलिब्रियम में आएंगे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये मतलब कि जो आइस है, जो 5 ग्राम ऑफ आइस है, ये टोटली पूरी की पूरी नहीं कन्वर्ट होगी। हाँ, कुछ हिस्सा हो सकता है इसका कन्वर्ट, पर टोटली कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ 0.5 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 4.5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इन थर्मली इंसुलेटेड वेसल। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 0.5 kg ऑफ आइस है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे हम मिक्स करेंगे 4.5 kg ऑफ वाटर। तो पहले तो ये 0.5 kg पहले तो ये जो आइस है 0.5 kg आइस है, ये आपके पास कन्वर्ट होगी वाटर में। तो जिसके लिए हमें क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, इसके लिए हमें लेटेंट हीट रिक्वायर होगी। तो लेटेंट हीट भी हम एक ऐड करेंगे इसके अंदर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4.5 kg ऑफ वाटर, 4.5 kg ऑफ वाटर जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर है, ये आपके पास हीट रिलीज करेगा। तो ये हीट कितनी रिलीज करेगा, जो कि हम MC del T से निकाल लेंगे, ताकि हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर भी निकालना है जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, तो आइस आपके पास वाटर में कन्वर्ट होगी और फिर वाटर आपके पास वापस से एक फाइनल टेम्परेचर पर आएगा TF। तो आइए निकालते हैं सभी। डेल Q1 प्लस डेल Q2 प्लस डेल Q3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो डेल Q1 यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, जो कि आपके पास आइस कन्वर्ट होगी वाटर के अंदर, ये लेटेंट हीट लेगी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होगा M इंटू L। तो मास कितना है, 0.5 kg, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में 80 कैल प्लस डेल Q2। अब डेल Q2 में क्या लूँगा, अब जो आइस आपके पास वाटर में कन्वर्ट होगी है, वो वाटर अब आगे जाके एक फाइनल टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर जाएगी, आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक जाएगी, ये लेटेंट हीट देखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास किसी फाइनल टेम्परेचर भी तो आएगी,
ओके, तो मास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, नाउ वो तो आपको पता ही 1 होती है, तो फाइनल टेम्परेचर TF माइनस 0 प्लस लास्ट Q3 जो आपके पास 4.5 kg वाटर है उसका, तो ये आपके पास 4.5 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 और डेल टी आपके पास कितना होगा ये TF माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, आप इस सभी को सॉल्व कर लीजिए, ये सब कुछ 0 के बराबर है आपके पास, तो TF की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी थी, इसका आंसर मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस आया था। ओके, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है, पर फिर भी हमारे पिछले 2 क्वेश्चन के एक्सपीरियंस से हम ये क्वेश्चन मुंह जुबानी कर सकते हैं। देखिए 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हीट कितनी रिलीज कर सकता है, वाटर हीट कितनी रिलीज कर सकता है, डेल क्यू इज टू एम सी डेल टी। तो एम हमारे पास 30 ग्राम है और सी इसके अंदर 1 है, 1 कैल जी एम बाई डिग्री सेल्सियस, तो कि आपके पास ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और इंटू डेल टी। ओके, तो 25 इंटू 30 आपके पास कितना होगा, 750 आ जाएगा, 750 कैल आ जाएगा, आपका याद रखना वाटर का 750 कैल आ जाएगा। अब देखते हैं 10 ग्राम ऑफ आइस का, 10 ग्राम ऑफ आइस का आपके पास इसके अंदर क्या होगा, लेटेंट हीट होगी। ओके, लेटेंट हीट आपके पास डेल क्यू इज टू एम एल, मास इसके अंदर 10 ग्राम है और लेटेंट हीट जो वाटर की होती है वो 80 होती है, तो ये 800 कैल आ गया। कहाँ पर, तो 800 कैल और कहाँ पर 750 कैल। तो देखिए दोनों में फर्क है, तो ये आइस कभी कन्वर्ट होगी ही नहीं वाटर के अंदर, तो एक थर्मली इक्विलिब्रियम कभी जनरेट नहीं होगा, तो इसका आंसर ए है 0 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थर्मली इंसुलेटेड कॉफी मग कंटेन 500 ग्राम ऑफ वार्म कॉफी एट 80 डिग्री सेल्सियस। Assume heat capacity of this liquid is 1 calorie per gram degree Celsius and the latent heat of fusion is 80 calorie per gram. The amount of ice that must be dropped into coffee cup to convert it into cold coffee into 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आइस डाली जाए कि वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो हमारे पास आए, फाइनल टेम्परेचर जो आए वो 5 डिग्री सेल्सियस आए। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन कंटिन्यू। हम जानते हैं कि डेल Q1 प्लस डेल Q2 प्लस डेल Q3, मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा, जिन्होंने पिछला क्वेश्चन किया होगा उनको पता होगा। देखिए डेल Q1 आपके पास क्या है, इसके अंदर जो डाटा हमारे पास गिवन है उसके अंदर 500 ग्राम ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, और हमने एक्स पता करना है हमें कितनी ग्राम की हम आइस डालेंगे, आइस, और ये आपके पास कितने डिग्रीज पर है, 80 डिग्री सेल्सियस पर, और ये आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपके पास कन्वर्ट होगा एक्स ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये एक्स ग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर आप लेटेंट हीट यूज़ करेंगे। तो लेटेंट हीट हम फर्स्ट वाले के अंदर यूज़ कर लेते हैं, QML, डेल क्यू इज टू ML, आपके पास मास हमें पता नहीं है, लेटेंट हीट इसने दे रखी है 80 कैलोरीज, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस डेल Q2 हम ले लेते हैं कि ये जो एक्स ग्राम ऑफ वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर आया है, अब ये जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो डेल Q2 MC डेल T, तो मास कितना है इसका x, और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1, और डेल T फाइनल टेम्परेचर हमें 5 पे पहुंचना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्लस नेक्स्ट हम जाएंगे डेल Q3, अभी 80 डिग्री सेल्सियस वाला हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो फाइनल टेम्परेचर 5 माइनस 80, तो 500 ग्राम्स इंटू माइनस 75 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये सब हमारे पास इक्वल्स टू 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे सभी को, तो देखिए x इज इक्वल्स टू आपके पास 500 कैल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 भी था ना एक, 500 कैल इंटू 75 बाय 85। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास नियरली 441 ग्राम्स आ जाएगा। तो इतना ग्राम आपको आइस डालना पड़ेगा अगर आप उस कॉफ़ी को 80 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक लेके आना चाहते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो गामा Cp by Cv ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 7/5 एट रूम टेम्परेचर एंड 5/3 एट लो टेम्परेचर। तो 7/5, तो Cp by Cv हमारे पास 7/5 दे रखा है, तो Cp आपके पास, तो Cv देखना पड़ेगा हमें, तो Cv हमारे पास 5 है, ठीक है। अगर हम इस पूरे 7/5 को 7 को 2 से डिवाइड कर दें, 5 को 2 से डिवाइड कर दें, तो नीचे हमारे पास क्या बनेगा, 5/2 Kb बनेगा, है ना। तो 5/2 Kb हमारे पास कब आएगा, तो देखिए 3/2 Kb प्लस 2/2 Kb, तो ये आपके पास 5/2 Kb बनेगा उस टाइम। तो इसके अंदर 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल होंगे, तो याद रखिएगा 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं 5/3, तो देखिए अभी यहाँ पर टेम्परेचर लो हो गया है। एक बात और बता दूँ मैं आपको कि सबसे कम जो टेम्परेचर चाहिए होता है, सबसे कम जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो ट्रांसलेशनल चाहिए होता है, उसके बाद जो ज़्यादा चाहिए होता है वो रोटेशनल को चाहिए होता है, और जो लास्ट पे है हमारे पास जिसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वो वाइब्रेशनल के अंदर चाहिए। तो अब लो टेम्परेचर में आ गया, तो लो टेम्परेचर में वापस से हम वही करेंगे 5/2 एंड 3/2, और 3/2 Kb हमारे पास कब बनेगा, तो देखिए जब सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल नहीं होगा, क्योंकि रोटेशनल तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस द टेम्परेचर इज बिलो द रूम टेम्परेचर। ओके, तो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले तो क्या था रूम टेम्परेचर में रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों थे, और अब हमारे पास इस लो टेम्परेचर में क्या होगा, जब 5/3 आया हमारे पास सिर्फ ट्रांसलेशनल बच गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है कि सप्रेशन ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp by Cv विल बी लार्जेस्ट। ओके,
तो पहले तो मोनोटॉमिक के लिए देखते हैं, मोनोटॉमिक के लिए हमारे पास कितना होगा। देखिए CV हमारे पास आएगा, देखो मोनोटॉमिक में सिर्फ एक ट्रांसलेशन होगा तो 3/2 KB आ जाएगा। और अगर हमें CP निकालना है तो CP माइनस CV इजिकल्स टू KB होता है, तो CP हमारे पास 5/2 KB आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास रेशो कितना आएगा, गामा इजिकल्स टू 5/3। मैं आपको पहले बताता हूँ कि मोनोटॉमिक के लिए हमारे पास जो रेशो होता है सबसे बड़ा होता है। ओके, तो याद रखिएगा आप हमेशा कि मोनोटॉमिक के लिए जो 5/3 आया है हमारे पास, ये हमेशा हमें लार्जेस्ट होगा। डायटॉमिक में हमारे पास दो केस बनते हैं, रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड में आपके पास देखिए CV निकालेंगे जब आप, तो 3 तो आपके पास ट्रांसलेशनल और 2 आपके पास रोटेशनल, तो 5/2 KB आ गया। यहाँ से हम CP भी निकाल लेंगे उसी रिलेशन से, मेयर्स फॉर्मूला से, तो CP इजिकल्स टू 7/2 KB, जिससे कि हमारे पास रेशो क्या बन गया 7/5 KB। ओके, और नॉन रिजिड में देखा जाए, नॉन रिजिड में हमारे पास कितना आएगा, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल, जिससे कि हमारे पास 3 + 2 5 एंड 5/2 KB प्लस KB। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 7/2 KB आ जाएगा ये। और उधर से CP हमारे पास आएगा 9/2 KB, जिससे कि रेशो बन जाएगा हमारे पास गामा इजिकल्स टू 9/7। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते रहेंगे ट्रायटॉमिक की तरफ, ये आपके पास जो रेशो है ये कमी हुई होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रेशो होता है, लार्जेस्ट रेशो जो आपको देखने को मिलेगा वो मोनोटॉमिक में ही देखने को मिलेगा सिंपली। The molar specific heat of gas as given from the kinetic theory is 5/2 R. If it is not specified whether it is CP or CV, one could conclude that the molecule of the gas. देखिए मेरे करवाने से पहले आप ये खुद ट्राई करके देखिए क्वेश्चन, आप काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे ये, और अच्छा क्वेश्चन भी है। ओके, तो देखिए 5/2 R हमें दे रखा है, तो हमें पता नहीं है CP है CV है। चलो पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। मोनोटॉमिक, देखो मोनोटॉमिक में आपके पास सिर्फ एक ट्रांसलेशनल होता है, तो 3/2 R बनेगा ये, तो इसका CV तो हमारे पास 3/2 R बनेगा। ओके, पर अगर हम इसका CP निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास कितना आएगा 5/2 R बनेगा। तो ये केस बन सकता है, ए ऑप्शन बन सकता है। और डेफिनेटली रिजिड डायटॉमिक, तो ये तो हमने देखा ही है। डायटॉमिक में हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो 3 + 2 5/2 KB, 5/2 R बन जाएगा। ओके, नॉन रिजिड डायटॉमिक तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो CV है वो आपके पास 7/2 KB बन जाएगा, 7/2 R बन जाएगा, और CP उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं बनता। तो A और B ऑप्शन अपने आप में सही है। तो D ऑप्शन क्या कहता है, कैन बी मोनोटॉमिक और रिजिड डायटॉमिक, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the heat capacity at constant pressure of a certain gas is 1.4 times its heat capacity at constant volume. The best model for the molecules of this gas is, देखिए इसके अंदर 1.4 टाइम्स आपके पास ये CV का है, तो इनडायरेक्ट वे में ही गामा दे रखा है हमें, जो कि CP/CV का रेशो है, तो गामा इजिकल्स टू CP/CV हमारे पास 7/5 बन जाएगा। ओके, तो 7/5 हमने पहले भी ये बहुत ट्राई कर चुके हैं अब हम, तो CV हमारे पास 5/2 KB बन रहा है अगर, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल हो सकता है, रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हो सकता है। तो इसके अंदर आप C ऑप्शन बन सकता है, जो कि रिजिड डंबल शेप का है, रिजिड ट्रायंगल्स का भी नहीं, पॉइंट पार्टिकल्स का, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आइए अब लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात कर ली जाए। तो जीरोथ लॉ जो है वो हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी का इंट्रोडक्शन देता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चेंज इन एंट्रोपी का टॉपिक लेके आता है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी का मतलब ये है कि जो रेफरेंस स्टेट होगी एंट्रोपी की वो जीरो होगी, दैट्स व्हाई इट इज एब्सोल्यूट। ओके, अब बात करते हैं पहले से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल है, ये आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और कोई दो सिस्टम इंडिविजुअली थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दो सिस्टम आपस में खुद भी म्यूचुअल इक्विलिब्रियम में होंगे, म्यूचुअल थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, सिंपल है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल स्टेटमेंट व्हेन अदर फॉर्म ऑफ हीट आर कन्वर्टेड इनटू वर्क और वाइस वर्सा, देन देयर इज अ फिक्स्ड रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड हीट। तो ये कह रहा है एनर्जी और हीट के बीच में आपके पास एक फिक्स्ड रेशियो होता है। इसका सारे का मतलब क्या, सारा समझाता हूँ मैं आपको। अब इसे PV डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए PV डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट पाथ दे रखे हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। देखिए आप इसे नोटेशन दे लीजिएगा 1 2 3 4 5। तो हर एक पाथ में आप जानते हैं जैसे कि जो हीट है, आप जानते हैं जो DQ हीट है आपके पास, वो आपके पास क्या है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है आपके पास। ये जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, तो हर एक पाथ के लिए आपके पास जो DQ होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, और अगर जब ये इनिशियल टू फाइनल पाथ पे जाएगा तो उसके नीचे जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो मतलब कि वर्क डन भी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल हर पाथ में डिफरेंट होगा। तो DQ1 माइनस DW1, पर जो एक चीज़ सेम होगी वो क्या होगी, DQ1 माइनस DW1 हर एक पार्ट में, मतलब कि DQ2 माइनस DW2, DQ3 माइनस DW3, ये हर एक पार्ट में रेशो सेम आएगा आपके पास। तो ये रेशोज आपको सेम मिलेंगे। इसको हमने इंटरनल एनर्जी से डिनोट कर दिया। ओके, क्योंकि ये आपके पास एनर्जी है सारी, ओवरऑल हीट भी आपके पास एनर्जी है, वर्क डन भी आपके पास एनर्जी है, तो एक इंटरनल एनर्जी से डिनोट कर दिया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा जाए तो DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW। इफ एन इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ हीट DQ इज गिवन टू सिस्टम, तो देखिए अगर हीट DQ अगर किसी सिस्टम को दी जाती है तो कुछ हिस्सा तो उस हीट का वर्क डन करने के लिए काम आया था। तो देखिए प्लस DW है, हीट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो प्लस DW, एंड रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू चेंज इंटरनल एनर्जी DU ऑफ द सिस्टम, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कर देती है। तो DQ इक्वल्स DU प्लस DW। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख ली जाए तो पहले अगर प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है मतलब कि टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी हमारे पास, PV इज इक्वल्स टू RT, टेम्परेचर तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अगर इसमें पूछा जाए कि आपके पास वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू PdV। ओके, अगर एक्सपेंशन हो रहा है मान लीजिए V1 से V2 तक, ओके, तो हम P की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे RT/V dV। तो इसको अब हम चेंज करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली RT ln
V2 बाई V1। ओके, सिंपली निकल सकता है ये। तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया। अब हम निकालते हैं कि आपके पास डेल क्यू कितना आएगा। डेल क्यू इज टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, अब देखिए ये जो प्रोसेस पूरा हुआ है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आपके पास आइडियल गैस के लिए हुआ है। पहली बात तो आइडियल गैस के लिए हुआ है, और जो इसके अंदर आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास वो जीरो हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो होगी। हमें यहाँ से ये भी पता लग गया, और जो डी क्यू होगा वो डी डेल डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, तो ये वैल्यू सेम आएगी आपके पास, डेल डब्ल्यू इज टू डेल यू डेल क्यू। आगे चलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो आप सुन लीजिए। तो आपने इसमें ये बात नोट की होगी कि जितनी आप इंटरनल एनर्जी जितनी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उतना सारा का सारा वर्क डन उसमें चेंज हो रहा है। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमें चाहिए कि जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाए वो वर्क डन में चेंज हो जाए, तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस करवाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी एप्लीकेशन आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो इसके अंदर P बाय T कांस्टेंट रहेगा। वापस से इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके पास ये आ गई है। और अब आपके पास हम वर्क डन देख लेते हैं, डेल डब्ल्यू इज टू PdV। अब आइसोकोरिक है आपके पास तो PdV आपके पास वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसके अंदर वर्क डन जीरो होगा तो डेल क्यू कितना आएगा, डेल क्यू इज टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। देखिए डेल डब्ल्यू तो जीरो हो गया हमारे पास, डेल यू आपके पास कितना होता है, देखिए यू आपके पास टी एंड वी का फंक्शन होता है, कर्ल यू बाय कर्ल टी विद कांस्टेंट वी टी टी प्लस कर्ल यू बाय कर्ल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। ओके, अब क्योंकि हमने आइडियल गैस ले रखी है तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन तो होगा ही उसके अंदर, ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। और डी यू बाई डी टी डी टी ये हमारे पास कितना होता है, कर्ल यू बाय कर्ल टी, अगर ये हम नोट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, CV आ जाएगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV dt डेल क्यू, तो डेल क्यू आपके पास CV dt आ गया, और इंटरनल एनर्जी भी आपके पास इतनी ही आ जाएगी। अब आगे चलते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक के बारे में बात की जाए, आइसोबारिक में आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V बाई टी कांस्टेंट होगी। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई है। इक्वेशन ऑफ स्टेट ये आपके पास, और डेल डब्ल्यू अगर इसमें देखा जाए वर्क डन PdV, ये आपके पास PdV है इसके अंदर। अब इसके अंदर आइसोबारिक में सिंपली वॉल्यूम में एक्सपेंशन हम देख सकते हैं। अगर V1 से V2 में चेंज हो रहा है तो P V2 माइनस V1, क्योंकि ये तो प्रेशर तो कांस्टेंट आउट आ जाएगा ये, तो वर्क डन आपके पास इतना आ जाएगा। डेल क्यू देखते हैं हम, डेल क्यू इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब देखिए कि इसके अंदर तो यू है, कर्ल यू है आपके पास, डी यू है आपके पास, वापस सेम इसी तरीके से, क्योंकि आइडियल गैस लेकर रहे हैं तो ये चीज तो आपके पास जीरो हो जाएगी। और तो डी यू हम कैसे लिखेंगे वापस से, कर्ल यू बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट वी, क्योंकि बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी, डी टी कर्ल यू बाय कर्ल वी टी डी वी प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हम आइडियल गैस लेकर रहे हैं। और कर्ल यू बाय कर्ल टी आपके पास कितना आ जाएगा, CV dt प्लस डी डब्ल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, PdV। तो हम जानते हैं कि PdV को हम क्या लिख सकते हैं, RdT भी लिख सकते हैं, RdT। तो CV प्लस R आपके पास कितना आ जाएगा, CP dt। तो DQ इज इक्वल्स टू CP dt। ओके, तो आइसोबारिक में ये चेंजेस आ जाएंगे आपके पास। अब लास्ट में चलते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसके ऊपर, वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, DQ जीरो होगा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और अब हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट देखनी है, इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो देखिए DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस DW। अब क्योंकि DQ तो जीरो है तो DU इज इक्वल्स टू माइनस DW है, तो मतलब कि DW आपके पास नेगेटिव है। ओके, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम जानते हैं कि हम DU प्लस DW इज इक्वल्स टू जीरो ये लेके चल सकते हैं। अब ये वापस से वो स्टेप हम रिपीट नहीं करेंगे, तो CV dt मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसे, DW इज इक्वल्स टू PdV इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब PdV इज इक्वल्स टू RdT भी लिखा जा सकता है, P को RT बाई V लिखा जा सकता है, ये कन्वीनियंट रहेगा, RT बाई V dV CV dt इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें, CV dt माइनस RT बाई V dV। ओके, CV dt बाई T माइनस dV। अब R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, R CP माइनस CV, CV dt बाई T माइनस dV बाई V CP माइनस CV, जो कि आपके पास R है। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, CV को इधर नीचे ले जाइए तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा गामा माइनस 1 बन जाएगा। थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है, मैं इतना तो आपका सपोर्ट ले सकता हूँ। तो इधर आपके पास कितना आ जाएगा, ln T इज इक्वल्स टू माइनस गामा माइनस 1 ln V प्लस ln K। ओके, इतना आपके पास बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा आप और अरेंज करेंगे तो आपके पास इवेंचुअली ये क्रिएट हो जाएगा TV गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, और दूसरी फॉर्म में इसे PV गामा कॉन्स्टेंट भी लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन ऑफ द स्टेट आ गई आपके पास, PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब हमें DW भी निकालना है इसके अंदर। DW आपके पास क्या था, माइनस DU के बराबर था, ये हमने देखा था। ओके, तो DW आपके पास माइनस DU के बराबर था, तो हम यहाँ से अब वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। DW इज इक्वल्स टू PdV, और तो DW इज इक्वल्स टू PdV। अभी हम निकाल के आए हैं PV गामा कांस्टेंट, तो PV गामा कांस्टेंट, PV गामा इज इक्वल्स टू K, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, PV गामा इज इक्वल्स टू K। अगर इस चीज़ का मैं अगर यहाँ पर यूज़ करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये KV माइनस गामा DV। ओके, इसका इंटीग्रेट किया जाए, वर्क देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूँ पूरा, चलो कर देता हूँ आपके लिए, वर्क डन 1/1 माइनस गामा KV2 1 माइनस गामा माइनस KV1 1 माइनस गामा। ओके, अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1। तो वर्क डन आपके पास इतना आ जाएगा।
तो ये सभी एप्लीकेशन हमने कर लिया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक। तो ये चार्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए। ओके, अब आगे चलते हैं। एक और एप्लीकेशन देख लीजिए अब, एक एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। देखिए एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में आपके पास क्या होगा, DQ 0 होगा और जो भी एक्सपेंशन होगा वैक्यूम में उसके लिए जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ओके, तभी हम कहते हैं Q एंड W बोथ 0 फ्रॉम फर्स्ट लॉ। इट फॉलोज दैट द इंटरनल एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग ए फ्री एक्सपेंशन। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। अब क्योंकि आप हीट एक्सचेंज 0 होगा, आपके पास DQ 0 होगा और इंटरनल एनर्जी आपके पास माइनस PdV के बराबर होगा, तो वर्क डन भी इसके अंदर 0 होगा। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी आपके पास अनचेंज रहती है फ्री एक्सपेंशन के अंदर। अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लिया जाए। ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैसे पहली बात तो वर्क डन आपके पास बाय द सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। तो कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो सिंपल, आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू PdV। तो P आपके पास 20 - 10 किलो पास्कल और डिफरेंस कितना आ रहा है इसके अंदर 300 - 100। तो ये सिंपली निकल जाएगा, आपके पास 2 जूल का आंसर आ जाएगा। ये आपको इसलिए बताने के लिए था कि जो क्लोज सिस्टम है उसके लिए आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेट हीट ट्रांसफर व्हेन अ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन इन फिगर। तो इसके लिए हमें नेट हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करनी है। तो डेल क्यू आपके पास DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास जो इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं कि स्टेट फंक्शन है, तो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनके साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो 0 होते हैं। अब तो DQ निकालना आसान है क्योंकि हमें सिर्फ DW निकालना है, DU तो 0 हो चुका है। DW हमारे पास क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व कितना है इसके अंदर, देखिए ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ये, तो इसका हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 6 - 2 और हाइट कितनी है 60 - 20, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 6 - 2 4 एंड 60 - 20 40, ये आपके पास बाई 2 80 जूल आ जाएगा आपके पास, ये देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इफ टेम्परेचर ऑफ 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज चेंज फ्रॉम T0 to 5 T0 थ्रू अ प्रोसेस इन विच प्रेशर P ऑफ द गैस वेरीज एज P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T वेयर T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आइए निकालते हैं वर्क डन। तो हम जानते हैं जैसे कि PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT, पर यहाँ पर हमें एक रिलेशन भी दे रखा है जो कि है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T है तो उसमें PC/T लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये VC/T NRT। ओके, हमें क्या निकालना है, DW इज इक्वल्स टू PdV। V की वैल्यू निकालें अगर हम यहाँ से V की वैल्यू आएगी हमारे पास NRT² C। ओके, और DV हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 2T NR/C। ओके, DT। तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे PdV की जगह तो हमारे पास कितना आ जाएगा, P इंटू DV हमारे पास है 2T NR DT/C। तो C से C कैंसिल, T से T कैंसिल। अब आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है T0 से 5 T0 तक। ओके, 2 NR, वैसे हमें मोल्स दे रखा है, हमने पुट नहीं किया पहले, T0 to 5 T0, तो ये हमारे पास 4 T0 आ जाएगा, ये 4 T0, जो कि इवेंचुअली कितना बन जाएगा हमारे पास 8 NR T0। जिसे हम क्या लिख सकते हैं, N की अगर हम वैल्यूज जो 5 मोल्स हमें क्वेश्चन में दे रखे पुट करें तो 40 R T0 बन जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर व्हेन n मोल्स ऑफ ए मोनोटोमिक आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर T0 आर एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V0 टू V0। फर्स्ट केस आइसोथर्मली, सेकंड केस आइसोबारिकली। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो बेस है वो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस है। तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला केस जो आपके पास है आइसोथर्मली केस के अंदर आपके पास हमें क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर निकालना है, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मैं फिर भी चलो आपको इसको करके दिखा देता हूँ। डेल U हम कैसे लिख सकते हैं, U इज अ फंक्शन ऑफ T एंड V, कर्ल U बाय कर्ल T विद कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस कर्ल U बाय कर्ल V एट कांस्टेंट T dV प्लस डेल W। ओके, अब क्योंकि आइडियल गैस है तो ये टर्म आपके पास 0 होगी, और आप क्योंकि आइसोथर्मल दे रखा है तो ये टर्म भी आपके पास 0 होगी। डेल U इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपके पास, तो डेल Q इज इक्वल्स टू डेल W आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो डेल W आपके पास PdV है, डेल Q यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। PdV हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का, RT/V dV। अब अगर n मोल्स है तो n मोल्स भी ऐड कर देते हैं, और आपके पास जो एक्सपेंशन हो रहा है वो V से 2V0 तक हो रहा है, V0 to 2V0 तक हो रहा है, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, NRT ln 2। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस की तरफ चलें। सेकंड केस है आपके पास आइसोबारिकली। आइसोबारिकली हम डेल Q निकालें तो देखिए दो तरीके से निकालेंगे हम, जिन्होंने एप्लीकेशंस कर रखी हैं उनके लिए दूसरा तरीका बहुत ज़्यादा आसान होगा। फर्स्ट केस मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, डेल Q इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। ओके, अभी आइसोबारिकली में हो रहा है तो आपके पास क्या होगा, ये कर्ल U बाय कर्ल T V dt। आइडियल गैस तो मैंने दूसरा टर्म नहीं लिखा उधर में, और PdV। ओके, तो P तो यहाँ पर कांस्टेंट है और वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है हमारे पास V0 टू V0। ओके, कर्ल U बाय कर्ल T dt, यहाँ पर लिख सकते हैं CV dt प्लस PdV। ओके, CV dt प्लस PdV। अब हम जानते हैं कि CV आपके पास मोनोटोमिक गैस के लिए कौन सा होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास मोनोटोमिक गैस के ऊपर बेस है, मोनोटोमिक आइडियल गैस। तो CV आपके पास 3/2
3/2 NR/dt। पर अब आप सोच रहे होंगे कि टी के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास है ही नहीं लिमिट्स, तो आप सोच रहे होंगे टी के रिस्पेक्ट में हमारे पास तो है नहीं लिमिट्स। तो मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले सॉल्व हम कर रहे हैं पी डी वी आपके पास V0 टू V0 जाता है, तो आपके पास इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा PV0। ओके, अब dt के बारे में बात करें। dt आप देखिए ये आइसोबारिकली है, PV इज इक्वल्स टू NRT अगर मैं लूँ और V/T कर दूँ, V/T ये सब कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट C कांस्टेंट कर देता हूँ मैं। तो जैसे आपके पास, तो हम यहाँ से देख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू T होगा, जैसे आपके पास V की लिमिट चेंज होगी वैसे T की लिमिट भी चेंज होगी। तो अगर V0 से 2V0 तक जा रहा है तो T आपके पास T0 से 2T0 तक जाएगा, तो 3/2 NR, इसमें भी आपके पास क्या लिमिट लगेगी 2T0 माइनस T0, तो आपके पास ये टोटली आ जाएगा T0। ओके, और PV0 हम आइडियल गैस की इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं NR/T0। ओके, टोटल ये कितना आ जाएगा 5/2 NR/T0। तो डेल क्यू जो आपके पास आएगा आइसोबारिकली वो इतना आएगा 5/2 NR/T0। अब इसको देखिए हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, जिन्होंने कर रखा है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर रखी है, तो डेल क्यू आप क्या लिख सकते हैं CPDT भी लिख सकते हैं, डेल क्यू CPDT भी लिख सकते हैं। और CP आपके पास क्या है, क्योंकि ये आइसोबारिकली हो रहा है ना, आइसोबारिकली हो रहा है तो डेल क्यू आप CPDT लिख सकते हैं। और CP हम जानते हैं मोनोटोमिक आइडियल गैस के लिए कितना होता है 5/2 NR। और dt हम वापस से ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है वैसे ही टी भी चेंज होगा, तो 5/2 NR/T0। तो आप कैसे मर्जी कर सकते हैं, आपको बड़ा स्टेप लेना है या छोटा स्टेप लेना, बट छोटा स्टेप आपके पास एप्लीकेशन बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है, तो अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जिन्होंने जो लोग यहाँ पर स्किप करके आए ये क्वेश्चन, वो पिछले वाला क्वेश्चन तो जरूर देख लें, क्योंकि नहीं तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उन्हें। तो क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इज अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल वर्क व्हेन n मोल्स ऑफ ए मोनोटोमिक आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V0 to 2V0। फर्स्ट केस इज आइसोथर्मली एंड सेकंड केस इज आइसोबारिकली। तो हमें यहाँ पर हीट फ्रैक्शन निकालना है, तो हीट फ्रैक्शन आपके पास डेल W बाय डेल Q होता है। तो मैं सारा डाटा पुराने क्वेश्चन का यूज़ करूँगा, प्रीवियस आंसर का यूज़ करूँगा मैं। तो आइए, तो फर्स्ट केस आपके पास आइसोथर्मली, फर्स्ट केस आइसोथर्मली, फ्रैक्शन हीट निकालनी है हमें डेल W बाय डेल Q। डेल Q आप जानते हैं, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो जीरो होती है, तो डेल W बाय डेल W ये आपके पास बन आ गया, तो हीट फ्रैक्शन आपके पास बन आ गया। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में वो सभी की सारी वर्क डन के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये तो हमने एप्लीकेशन थर्मोडायनामिक्स में देखा भी था। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम आइसोबारिकली। आइसोबारिकली में आपके पास क्या होगा, वापस मैं हीट फ्रैक्शन का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, डेल W बाय डेल Q। ओके, तो डेल W बाय डेल Q, तो डेल W आपके पास कितना आया था, तो डेल W आपके पास कितना आया था NR/T0, और डेल Q आपके पास कितना आया था 5/2 NR/T0। तो यहाँ से हम इसे रिवर्स करके 2/5, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इधर फ्रैक्शन अगर लें तो ये आपके पास 40% आ जाएगा। ओके, तो जितना आप हीट प्रोवाइड करेंगे उसका जो वर्क डन चेंज होगा वो 40% आपको मिलेगा। ओके, तो ये सारा पिछले क्वेश्चन के डाटा पे बेस था, तो पिछला क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपको ये समझ नहीं आया तो देखिए हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन उठा रहे हैं वापस से, पर यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम। पिछले क्वेश्चन में हमने मोनोटोमिक लिया था, अब हमने डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अगर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या था आइसोथर्मली। आइसोथर्मली में आपके पास हम निकालेंगे आइसोथर्मली, इसमें हम हीट फ्रैक्शन निकालेंगे आप डेल W बाय डेल Q। तो देखिए डेल W ओवर डेल Q, डेल U प्लस डेल W। तो देखिए भले ही आपके पास वो मोनोटोमिक से रिजिड डायटोमिक में चेंज हो गया है, पर इंटरनल एनर्जी तो जीरो रहेगी ना थर्मल के अंदर, तो ये आपके पास जीरो हो गया, और डेल W बाय डेल W ये बना गया, वापस एफिशिएंसी 100% आ गया आपके पास। आइसोबारिकली में देखते हैं हम, आइसोबारिकली में देखा जाए डेल W बाय डेल Q आपके पास कितना आता है, डेल W ओवर डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। ओके, अब देखिए डेल W हम निकालेंगे यहाँ पर, तो आपके पास डेल W कितना आएगा, ये आपके पास RT0 आएगा आपके पास, और डेल Q हमारे पास क्या है CP, या आइसोबारिकली आपके पास, तो ये CPDT होगा, डेल Q CPDT होगा। और CP की वैल्यू हमारे पास रिजिड डायटोमिक में हमने बहुत बार कर चुके हैं, अब ये इनिशियली हमने यहीं से शुरुआत की थी इस पूरे वीडियो की। तो CP हमारे पास कितना आएगा, CV कितना आएगा रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपके पास, देखिए 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो आपके पास ये 5/2 R आ जाएगा। और अगर हम CP निकालें तो ये 7/2 R आ जाएगा, 7/2 R, और ये इंटीग्रेशन कर देंगे हम T0 से 2T0 तक, तो T0 आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2/7। तो एफिशिएंसी इतनी आ जाएगी। ओके, सिंपल है ये, अगर आपको बेसिक एप्लीकेशन आती है तो आप ये इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सारी वीडियो में ये सारा बेस बना के चल रहा था, तो ये वो बेस है जो कि यहाँ पर काम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An ideal gas in a cylinder is compressed adiabatically to 1/3 of its initial volume. During this process, 20 joule work is done on the gas by compressing agent. Which of the following statement is true for the case? देखिए इजी क्वेश्चन है, आप पहली स्टेटमेंट से थोड़ा सा अंदाजा यूँ ना लगा लीजिए कि 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पूरी स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए करिए, तो इसको हम मूव जुबानी करेंगे। देखिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 20 जूल वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, तो डेल W आपके पास -20 जूल आएगा, ठीक है। और एक आडियाबैटिकली तो डेल Q इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब कि आपके पास कितना आ गया, डेल U इक्वल टू माइनस डेल W आ गया। ओके, डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, और डेल Q आपके पास 0 है, तो डेल U इक्वल टू माइनस डेल W आ गया, और माइनस डेल W की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 जूल, तो हमारे पास इस हिसाब से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 20 जूल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A piston containing an ideal gas is originally in the state X. The gas is taken through a thermal cycle X to Y, then Y to X, as shown in the figure. The work done by the gas is positive if the direction of the thermal cycle is.
तो देखिए हमने ये पहले भी किया है कि जब आपके पास जो साइकिल है, जो रिवर्सिबल साइकिल है आपके पास, वो अगर आपके पास क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो आपके पास वो नेगेटिव होगा। तो ए ऑप्शन इसके अंदर डायरेक्टली करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स एज। तो देखिए बॉयल्स लॉ में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट बन जाएगा। Next question, a given quantity of gas is taken from the state A to C reversibly by two paths, A to C directly and A to B and then B to C as shown in the figure. A to C work done by the gas is 100 joule and the heat absorbed is 150 joule. If during this process A to B, B to C, the work done by the gas is 30 joule, the heat absorbed is, देखिए बहुत easy question है, इसको सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नेट में आ रखा था, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी ऑप्शन करेक्ट है अगर आप लास्ट में चेक करना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रेशर P of a fluid is related to its number density rho by the equation of the state P is equals to A rho plus B rho square, where A and B are constant. If the initial volume of the fluid is V naught, the work done on the system, okay, when it is compressed so as to increase the number density from the initial value of rho naught to 2 rho naught is। तो ऑप्शन आपके पास है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे। ओके, तो देखिए हमें वर्क डन निकालना है पहले तो वर्क डन आपको पहले तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डी वी। ओके, पी हमें दे रखा है ए रॉ प्लस बी रॉ स्क्वेयर। ओके, अब हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है वो आपके पास डेंसिटी से कैसे रिलेटेड होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन इज इक्वल्स टू रॉ वी, और यहाँ से अगर हमें डी वी निकालना हो तो डी वी हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एन बाय माइनस रॉ स्क्वेयर डी रॉ इज इक्वल्स टू डी वी, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए रॉ प्लस बी रॉ स्क्वेयर, और डी वी की वैल्यू हमारे पास माइनस में एन बाय रॉ स्क्वेयर डी रॉ। ओके, अब देखिए अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन बच गया आपके पास। देखिए डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दे रखी है रॉ नॉट से 2 रॉ नॉट चेंज हो रही है आपके पास, तो ये जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे, ए बाय रॉ प्लस बी एन डी रॉ। ओके, तो ये तो आपके पास बन जाएगा ए एल एन रॉ प्लस बी रॉ एन। अब इसके ऊपर लिमिट भी थी आपके पास, जो लिमिट है वो कैसे चल रही है, रॉ नॉट से 2 रॉ नॉट तक लिमिट आपके पास है, रॉ नॉट से 2 रॉ नॉट तक। ओके, तो जब आप ये लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ए एल एन 2 प्लस बी रॉ नॉट एन। ओके, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में कहीं पर भी एन नहीं दे रखा है हमें, तो हम एन की वैल्यू वापस से यही पुट कर सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू रॉ वी। ओके, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं ए एल एन 2 प्लस बी रॉ नॉट वी नॉट। ओके, और नेगेटिव साइन चल ही रहा था हमारे पास ऊपर से, तो ये वर्क डन। तो देखिए उसने हमसे पूछा था वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हम ये सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए जस्ट में आ रखा है क्वेश्चन ये, फॉर अ डायटोमिक आइडियल गैस नियर रूम टेम्परेचर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इज अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल वर्क इफ द गैस इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए डायटोमिक आइडियल गैस हमारे पास और फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड पूछ रहा है, तो मतलब कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं वैसे तो देख लीजिए, एक वार्म अप हो जाता है, डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू आपके पास हमें निकालना है, तो डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू हमें निकालना है। तो देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, डेल डब्ल्यू आपके पास क्या होगा पीडीवी, और डेल क्यू आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, और ये केस है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर का, तो सीपीडीटी लिख सकते हैं हम। देखिए सब कुछ अब डायरेक्ट लिखा जाएगा, ये एप्लीकेशन आपको बता दी गई है पहले, तो पीडीवी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम वॉल्यूम का एक्सपेंशन हम मान लेते हैं कि वी नॉट से 2 वी नॉट तक हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पीवी आ जाएगा ना, पीवी आ जाएगा तो हम इसको आरटी लिख सकते हैं, नीचे आपको पता चलेगा आरटी को लिखा मैंने, ये देखो तो सीपीडीटी, सीपी अब आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ये रूम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, नियर रूम टेम्परेचर है, तो इसके अंदर 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, 3 + 2 5 5/2 5/2 5/2 आर, और अगर ये तो सीवी आ गया हमारे पास, तो सीवी हमारे पास कितना हो गया 5/2 आर, 5/2 आर आ गया हमारे पास। अब हमें तो सीपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीवी हमारे पास इतना, तो सीपी कितना हो जाएगा 7/2 आर टी, डी टी का इंटीग्रेशन भी तो करेंगे ना, तो टी नॉट टू 2 टी नॉट, तो ये आर टी आ जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल, तो ये 2/7 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। A diatomic ideal gas at room temperature is expanded at constant pressure P naught if the heat absorbed by the gas is Q is equals to 14 जूल। देखिए Q, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, Q is equals to 14 जूल है, हीट आपके पास क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क इन जूल, तो मैक्सिमम वर्क इन जूल आपको पूछा गया, तो वापस हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल डब्ल्यू बाय क्यू। तो यहाँ पर भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर हम जानते हैं कि ऊपर अभी हम निकाल के आए, उसका रेफरेंस लेंगे 2/7, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर डेल डब्ल्यू जानना है, डेल डब्ल्यू अगर हमें जानना है तो ये तो बहुत ईजी हो गया, डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2/7 इंटू क्यू, जो आपके पास 14 जूल दे रखा है, 14 जूल, तो ये 4 जूल आ जाएगा आपके पास वर्क टन, ईजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए गैस एट प्रेशर पी ए एंड वॉल्यूम वी ए इज कंप्रेस्ड adiabatically टू अ वॉल्यूम वी बी at pressure PB. If the pressure volume relationship for the gas during adiabatic compression is P V to the power 5 by 3 is equals to K, the work done during the compression is, तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ओके, तो हमें दे रखा है P V 5 by 3 is equals to K और वर्क डन पूछा गया. बहुत ईजी है ये तो. देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डी वी. पी की वैल्यू हम यहाँ से इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, के वी माइनस 5 by 3 डी वी. ओके, अभी से इंटीग्रेट कर दीजिए. देखिए आपके पास v कहाँ से कहाँ तक है, वी ए टू वी बी तक है, तो इंटीग्रेशन आपके पास वी ए टू वी बी तक होगा. ओके, तो सिंपली पहले v माइनस 5 by 3 को करेंगे, आपके पास क्या आएगा, v माइनस 2 by 3 बाई माइनस 2 by 3 एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम वी ए टू वी बी. और अब हम इसे इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, 3 by 2 k माइनस 1 by वी बी 2 by 3 माइनस 1 ओवर वी ए 2 by 3. ओके, इजी. अब देखिए ऑप्शन में ये चीज़ मैच नहीं कर रही है कहीं पर भी, तो हम यहाँ पर वापस से इस चीज़ का यूज़ करेंगे. के का, के आपके पास क्या था, पी वी 5 by 3, तो के का हम वापस यहाँ पर यूज़ करेंगे माइनस 3 by 2. के आपके पास हम यूज़ कर लेंगे पी बी वी बी 5 by 3 ओवर वी बी 2 by 3 माइनस पी ए वी ए 5 by 3 वी ए 2 by 3. ओके, अब इसे आप सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे, जो कि एक्स्ट्रा टर्म्स हैं आपके पास. तो ये आपके पास सिंपली कितना आ जाएगा, पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए. ओके, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट बनता है वो सी ऑप्शन करेक्ट बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन इज, तो नेगेटिव क्वांटिटी हम नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले से शो कर रहा है. तो आपके पास सिर्फ इतनी वैल्यू हम काउंट करेंगे, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर अ गैस विद इंटरनल एनर्जी यू इज पी वी इज इक्वल्स टू यू बाई 3, देन द इक्वेशन फॉर एन adiabatic प्रोसेस इज. तो पी वी इज इक्वल्स टू यू बाई 3 हमें दे रखा है. इक्वेशन फॉर एन adiabatic एक्सपेंशन, इक्वेशन फॉर एन adiabatic प्रोसेस हमें निकालना है, तो पी डी वी इज इक्वल्स टू पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू डी यू बाई 3. ओके, अब हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. अब डी क्यू तो हमारे पास 0 है, तो डी यू की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो डी यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 पी डी वी प्लस 3 वी डी पी प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू 0. तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, जो कि आपके पास कितना बन जाएगा, 4 पी डी वी प्लस 3 वी डी पी इज इक्वल्स टू 0. अब आप इसे अरेंज कर लेंगे, 4 पी डी वी माइनस पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस 3 by 4 वी डी पी. ओके, थोड़ा सा इसे अरेंज करेंगे, आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपके पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठेगा. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास पी वी 4 by 3 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ अ गैस इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू 3 by 2 nRT minus A by V, where V is the volume of the gas at temperature T and A is positive constant. 1 mole of gas is state T1V1 is allowed to expand adiabatically into vacuum to a final state T2V2. The temperature T2 is. तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये गेट 2005 में आ रखा है. देखिए क्वेश्चन में इसने ये लिख रखा है, अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली इनटू वैक्यूम टू अ फाइनल स्टेट. तो वैक्यूम में वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है, तो मतलब कि एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है उसके अंदर. तो फ्री एक्सपेंशन में हम जानते हैं वर्क डन 0 होता है, और आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है. तो इंटरनल एनर्जी जो कंजर्व रहेगी हमारे पास, E1 इज इक्वल्स टू E2 इनिशियल और फाइनल पाथ के लिए आपके पास. तो E1 जो आपको दे रखा है 3 by 2 nR T1 माइनस A by V1 इज इक्वल्स टू 3 by 2 nR T2 माइनस A by V2. ओके, आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, और आपके पास जो T2 की वैल्यू है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगी, क्योंकि इसने हमसे T2 ही पूछा ना क्वेश्चन में, और आपका सी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आई एम सॉरी अगर ये विजिबल नहीं हो रहा है आपको, मैं आपके लिए डिक्टेट कर देता हूँ ये क्वेश्चन आपको. 2 ideal gas in a box initially separated by partition, let N1V1 and N2V2 of two system. When the partition is removed, system will be in equilibrium, then the pressure will be. तो प्रेशर आपसे पूछा गया जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो देखिए जब पार्टीशन रिमूव कर दिया जाएगा तो आपके पास सिंपली जो कि आइडियल गैस की इक्वेशन है वो आपके पास क्या होगी, P इज इक्वल्स टू पी वी इज इक्वल्स टू एन के बी टी. ओके, तो जब आप पार्टीशन रिमूव कर देंगे तो एन की जगह आपके पास क्या होगा, N1 प्लस N2, और V की जगह V1 प्लस V2. तो वही आंसर है इसका. देखिए मैंने राइट हैंड साइड में लिख भी रखा है, तो आप इसे मैच कर सकते हैं. ईजी.